आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जज़ाकल्लाहु खैर फॉर ज्वाइनिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक चल रहा है और आज का टॉपिक भी आपके लिए बड़ा लर्निंग वाला होगा और बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दिन और पूरे 24 घंटे में वो क्या करते थे, टाइम को कैसे मैनेज करते थे, इंशाल्लाह इस पे भी डालेंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। कुछ रिवीजन करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था कि द आर्ट ऑफ डिलेइंग टास्क, कामों को डिले करना, इसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं और ये हम सब से कभी ना कभी होता है। लेकिन अगर ये आदत बन जाए और हर बार ही हम डिले करने वाले बन जाएं चीज़ों को, तो फिर हम अनऑर्गेनाइज्ड हैं। और एक अनऑर्गेनाइज्ड इंसान जो है वो फिर उसकी ज़िंदगी में बड़े मसाइल आते हैं। तो मैंने आपको डिफरेंट किस्म के प्रोक्रेस्टिनेटर्स के बारे में बताया था और हम इनसे रिलेट कर सकते हैं डेफिनेटली। मैंने आपको कुछ टास्क भी दिए थे, उसका अगर टाइम बचा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा। लेकिन चूंकि आप लोग 5 मिनट पहले ही लेट आए हैं, आपकी पिछली क्लास चल रही थी, तो अब वो असाइनमेंट डिस्कस करने का टाइम नहीं बचा, क्योंकि उसको डिस्कस करने के मैंने शुरू के 5 मिनट ही रखे हुए थे। तो हम आगे चलते हैं, लेकिन टाइम बचा तो कर लेंगे। सो सबसे पहले कुछ आपके सामने पॉइंट्स रखता हूँ कि ये एक रिसर्च है, एक आर्टिकल मैंने पढ़ा। और उस आर्टिकल लिखने वाले ने जो टॉप 500 सीईओज हैं दुनिया के, उनको देखा कि वो बड़ा अच्छा टाइम मैनेज करते हैं, तो उनकी कुछ क्वालिटीज के वो किस तरह टाइम को मैनेज करते हैं, वो तो 10 पॉइंट उसने निकाले। वो 10 पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, क्रिएट अ फंक्शनल वर्किंग स्केड्यूल एंड स्टिक टू इट। क्या मुराद है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, सबसे पहली बात यह है कि वो थिंग्स टू डू की एक लिस्ट बनाते हैं। देखिए, आपके पास लिस्ट ही नहीं है ना कि मैंने करना क्या है, तो इसका तो मतलब कि टाइम स्टार्ट भी वहां से होता है ना, कि आपको पता है मैंने करना क्या, फिर ही टाइम मैनेज होगा ना। जब पता ही नहीं मैंने करना क्या है, यानी इतनी रैंडम है आपकी लाइफ कि आपको ये भी नहीं पता कि मैंने लेट्स से महीने में क्या करना है, डेली क्या करना है। हैविंग सेड इट, मैं लास्ट क्लास में भी कहा था, कुछ लोग ना बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में चले जाते हैं। वो ये समझते हैं कि ओवर मैनेज करना चाहिए लाइफ को। तो लाइफ को इतना हार्ड एंड फास्ट रूल्स के मुताबिक ओवर मैनेज करने से भी एंग्जाइटी आपको आएगी। मॉडरेट होना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना, वो एक आप नसीहत को जिंदगी भर के लिए पकड़ लें। वो नसीहत है म्याना रवि। हर चीज में म्याना रवि पसंद की गई है। ये हमारे दीन का मिजाज है, ठीक है। तो एक्सट्रीम ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो सक्सेसफुल लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले वो एक फंक्शनल वर्किंग स्केड्यूल बनाते हैं, और स्केड्यूल के जैसे चेक लिस्ट है। ये देखिए, टिक 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 टिक, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये पहली उनकी आदत होती है, ठीक है। उसके बाद वर्क ड्यूरिंग द सेम आवर्स एवरी सिंगल डे। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये रिसर्च बेस्ड बात है। इसीलिए मैंने आपसे जो है ना कहा था कि ये चीज अपनी बनाए, ये चीज। इससे आपको ये पता लगेगा कि आपके काम करने वाले आवर्स कौन से हैं, यानी जब आप एक्टिव होते हैं, ठीक है। तो सक्सेसफुल लोगों की आदत होती है कि वो सेम जो घंटे हैं ना, रोजाना उन्हीं घंटों में काम करते हैं। उनका ट्रेंड होता है काम करने का। जैसे अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे जो है ना, वो आप कह लीजिए सबसे एफिशिएंट आवर्स, जब मैं रोजाना बहुत जो है ना वो एफिशिएंट काम करता हूँ, तेजी से काम करता हूँ, जल्दी जल्दी काम करता हूँ, वो आप कह सकते हैं कि दोपहर 3 बजे से लेकर जो है ना वो 5-6 बजे का टाइम है। तो मुझे पता है कि ये मेरे आवर्स हैं। कीप डिस्ट्रैक्शंस अवे, ऑब्वियस सी बात है, डिस्ट्रैक्शंस को साइड पर करते हैं फिर ही काम होता है ना, अदरवाइज तो टाइम मैनेज नहीं होगा। और
राइट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं टाइम सेव करने के लिए, एफिशिएंट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे प्रोडक्टिविटी एप्स हैं, कुछ प्रायोरिटी मैट्रिक्स है जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट क्लास में। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं टाइम मैनेज करने के लिए। टाइम टेबल बनाते हैं, स्टिकी नोट्स, ये सब टूल्स हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमिनेट एंग्जाइटी बाय अवॉइडिंग मल्टीटास्किंग। देखिए मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी चाहिए इंसान को, क्योंकि इंसान जब मल्टीटास्किंग करता है तो वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो एक टाइम पे कोशिश करें एक ही काम किया जाए, ये सक्सेसफुल लोगों की निशानी है। तो ये 5 सॉरी रीजंस थी, 10 नहीं 5 रीजंस। उसके बाद 10 रीजंस हैं कि लोग क्यों फेल हो जाते हैं टाइम मैनेज करने में। नंबर 1, वो प्रायोरिटाइज नहीं कर पाते, यानी उनको यही नहीं पता कि जरूरी क्या है, कम जरूरी क्या है, अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, अर्जेंट और इंपॉर्टेंट दोनों चीजें क्या हैं, वगैरह वगैरह। तो प्रायोरिटी मैट्रिक्स मैंने आपको इसीलिए सिखाया था कि आपको सबसे पहले वो करना चाहिए दिन में जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड पे वो करना चाहिए जो अर्जेंट इतना नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। थर्ड पे वो करना चाहिए जो इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। और फोर्थ पे वो है, आखिरी प्रायोरिटी वो है जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग योर डे लेट। देखिए जो इंसान लेट शुरू कर रहा है, इसमें मैं आपको एक टिप देता हूँ। अपने यूजुअल टाइम से ना 15 मिनट पहले उठने लग जाए, जब भी उठते हैं आप। लेट्स से कोई 8 बजे उठता है, पौने 8 उठता है, 7:30 उठता है, 10 बजे उठता है, 10:30 उठता है, 10:15 उठना शुरू कर दें, 7:30 उठने, 7:15 उठना। 15 मिनट आपके बहुत टाइम सेव करेंगे, बशर्ते ये कि उठते ही मोबाइल नहीं पकड़ा। अगर आपने उठते ही मोबाइल पकड़ा है तो वो 15 मिनट तो जिंदगी के जाया हो गए, क्योंकि वो फिर एक्चुअली बुरा है आपके लिए। इसका मतलब है 15 मिनट स्क्रीन टाइम और बढ़ गया आपका। तो ये शर्त है कि मोबाइल नहीं पकड़ना उठते ही, ठीक है। इनफेक्टिवली स्केड्यूलिंग टास्क, यानी टास्क कैजुअली सही से नहीं करने आते एक इंसान को, तो उसका टाइम कैसे मैनेज। प्रोक्रास्टिनेशन, फेलिंग टू मैनेज डिस्ट्रैक्शन, डिस्ट्रैक्शन ही मैनेज नहीं हो रही, इंटरनेट ही नहीं ऑफ करते काम करते हुए, तो कैसे काम होगा। चैटिंग चल रही है, मैसेजेस चल रहे हैं, कैसे काम होगा। अंडर वैल्यूइंग द टाइम समथिंग विल टेक टू फिनिश, ये भी एक रीजन होती है कि लोग फेल होते हैं टाइम मैनेज करने में, क्योंकि वो बहुत अंडर वैल्यू करते हैं एक चीज। जैसे मिसाल तौर पे उनको टाइम की कदर नहीं है, वो कहते हैं कि यार मैं बस 15 मिनट है मुझे दो, मैं ये काम करके आया। जबकि उन्हें ये अंदाजा ही नहीं वो काम 15 मिनट नहीं लेगा, वो 1 घंटा लेगा काम। तो उनका ना एक बड़ा अजीब सा सुपरफिशियल सा टाइम के बारे में कॉन्सेप्ट होता है। और आपने अक्सर ऐसे लोग देखे हैं, हमसे भी मिस्टेक होती है, हम कहते हैं कि हाँ हाँ बस 20 मिनट लगेंगे इस काम, जबकि 20 मिनट नहीं लगेंगे, 1 घंटा लगेगा। तो आप सही से बताओ, सही से मैनेज करो टाइम को। मल्टीटास्किंग एक रीजन है, बीइंग बिजी वर्सेस बीइंग इफेक्टिव। मैंने आपको बताया था कुछ लोग जो है ना वो सिर्फ बिजी शो करते हैं कि हम बिजी हैं। देखिए इफेक्टिव होना चाहिए, ना कि हर वक्त बिजी होना चाहिए, इन दोनों में फर्क है। हर वक्त बिजी होने में और इफेक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है, ठीक है। उसके बाद बीइंग अ परफेक्शनिस्ट, ये भी मैंने आपको समझाया था। कुछ लोग परफेक्शन का इंतजार करते हैं, स्किपिंग ब्रेक्स, ब्रेक्स नहीं लेते। ब्रेक्स जरूरी हैं, जरा स्ट्रेच करना चाहिए इंसान को, थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए, एंटरटेन करना चाहिए अपने आप को, फिर दोबारा काम शुरू करना चाहिए। आपको पता है ना जापान में तो आप जो है स्लीपिंग पॉड्स बनाए हुए उन्होंने ऑफिस में, स्कूल्स में वो क्या करते हैं, बच्चों को 5 मिनट 10 मिनट पावर नैप लेने देते हैं क्लासेस से पहले। जैसे 4 क्लासेस में, उसके बाद बच्चों को कहते हैं कि सो जाए, तो उसके बाद जो है वो पढ़ाते हैं। तो ये ब्रेक्स जो है ना बहुत ज़रूरी है साइंटिफिकली स्पीकिंग। प्रायोरिटी मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था ये सारा, कि अर्जेंट और इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सबसे पहले करें। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट इतनी नहीं है, वो बाद में करें। मिसाल तौर पे माँ बाप की मिसाल दी थी कि माँ बाप से बात करना, कुछ उनको खिदमत कर देना, वो इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट इतना नहीं है, लेकिन दैट शुड बी डन सेकंड। तीसरा जो है हाईली अर्जेंट, हाईली सॉरी हाई अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, वो थर्ड पे लाएं। और चौथा ये, और ये कुछ मैंने मिसालें दी हुई हैं कि जैसे क्राइसिस सिचुएशन जो है ना वो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है। क्राइसिस चल रहा है कोई, वो फौरन से करना आपने। कुछ प्रेसिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत तंग कर रही हैं आपको, ठीक है, वो अर्जेंट भी है इंपॉर्टेंट भी है, उनको सॉल्व करें ताकि आप मेंटली हेल्दी रह सकें।
डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स है, वो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है। सेकंड पे रिलेशनशिप बिल्डिंग है, फाइंडिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, प्रिवेंटिव एक्टिविटीज, पर्सनल ग्रोथ, रिक्रिएशन। ये अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है, इनको सेकंड पे लाएं। और थर्ड पे इंटरप्शन, ईमेल्स, पॉपुलर, ये सब मिसालें दी हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब देखिए मैंडेटरी रोल्स की बात की जाए तो वो ये हैं: नमाज, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनिंग गुड हेल्थ, एक्सरसाइज और अमल और ये सवाल है कि इज दिस यूजफुल। कोई भी टास्क करने से पहले ये सोचे क्या ये यूजफुल है, क्या ये कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरे अल्टीमेट गोल को, क्या ये डेलीगेट किया जा सकता है, किसी और को दिया जा सकता है। अगर तो डेलीगेट हो सकता है तो दिया जा सकता है। देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ डेलीगेशन की। जैसे मिसाल के तौर पे कुछ लोग जो है ना वो ड्राइवर रख लेते हैं कि यार ये बच्चों को स्कूल ड्राइवर छोड़ाएगा। अब ये डेलीगेशन है टास्क की, ठीक है, तो वो अपना टाइम बचा लेते हैं। इसी तरह डेलीगेशन की और बड़ी जो है ना वो एग्जांपल्स हैं। मेड रख लेते हैं कुछ लोग, मेड को डेलीगेट कर देते हैं, अच्छा तुम ये कर लो। तो सक्सेसफुल मैनेजर जो होते हैं ना वो डेलीगेट भी करते हैं टास्क को, ताकि उनका कुछ टाइम जो है ना बच जाए। अब ये आपको बेहतर पता है आप कौन सी चीज डेलीगेट कर सकते हैं किसी को। आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स भी सेम प्रायोरिटी मैट्रिक्स जैसा। आइजनहोवर असल में यूएस का प्रेसिडेंट था, यूएसए का पुराना एक प्रेसिडेंट है, उसके नाम से ये डिसीजन मैट्रिक्स है। तो वो क्या करता था कि अर्जेंट और इंपॉर्टेंट टास्क को कहता था डू इट नाउ, नॉट अर्जेंट बट इंपॉर्टेंट को कहता था डिसाइड, स्केड्यूल अ टाइम टू डू इट, कब करना है। नॉट इंपॉर्टेंट, नॉट एंड लेस अर्जेंट को वो कहता था डेलीगेट कर दो, ठीक है। यानी अर्जेंट है लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको डेलीगेट कर देता था, हु कैन डू इट फॉर यू। और जो ना अर्जेंट है ना इंपॉर्टेंट उसको डिलीट कर देता था, एलिमिनेटेड। ये एक उसका तरीका था, डू डिसाइड डेलीगेट डिलीट, ठीक है। एक यूजफुल चीज है, इसको ट्राई किया जा सकता है। उसका एक कॉल है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज रियली अर्जेंट, व्हाट इज अर्जेंट इज रेयरली इंपॉर्टेंट। वो कहता है कि जो चीज इंपॉर्टेंट होती है ना वो रेयरली अर्जेंट होती है, और जो चीज अर्जेंट होती है वो रेयरली इंपॉर्टेंट होती है। ये उसका एक तजर्बा है, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट उसने सारा अपना डिसीजन मैट्रिक्स डिजाइन किया था। पेरिटो प्रिंसिपल को आप रहने दें, ये असल में कॉरपोरेट सेक्टर से ज्यादा रिलेटेड है। हम इस तरफ आते हैं। इन शॉर्ट पेरिटो प्रिंसिपल जो है ना, पेरिटो एक इटालियन बंदा था, उसका 80/20 रूल मशहूर है। वो कहता ये था असल में आपकी जो रूटीन है ना उसमें 20% काम ऐसे हैं, 2 आउट ऑफ 10 काम ऐसे हैं जो आपके असल में 80% लाइफ को चलाते हैं। ये है 20/80 रूल, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आपकी रूटीन में लेट्स से पूरे दिन में 10 काम है, उनमें से दो ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी के 80% मैटर्स को रन कर रहे हैं। ये उसका रूल है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो दो काम को सबसे ज्यादा तवज्जो दो, सिंपल एज दैट। अब मैं बतौर मुसलमान आपको बताता हूँ कि नमाज उनमें से एक काम है। नमाज आपके वो मसले हल करता है कि 80% क्या मतलब 100% नमाज जो है ना वो मैटर करती है। देखिए नमाज से आपका टाइम मैनेजमेंट भी जुड़ा हुआ है, नमाज से आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट भी जुड़ी हुई है, नमाज से आपकी एंगर मैनेजमेंट भी जुड़ी हुई है, नमाज से आपकी सफाई भी जुड़ी हुई है, नमाज से आपकी रूहानी हेल्थ भी जुड़ी हुई है, नमाज से जो है वो अल्लाह की खुशनुदी भी जुड़ी हुई है, नमाज से जिंदगी में बरकत भी जुड़ी हुई है, ठीक है। तो नमाज जो है वो पहला काम है इन 10 कामों में से, जो आपकी बाकी 80% लाइफ को जो है ना वो असल में चला रहा है। दूसरा काम जो है वो मे बी पढ़ाई हो सकती है, या मे बी कोई और इम्पोर्टेंट काम हो सकता है। इन शॉर्ट पेरिटो ये कहता था कि 10 में से 2 काम, 20% काम ऐसे होते हैं जिनको सबसे ज्यादा टाइम देना चाहिए, जिनको लिए सबसे ज्यादा सीरियस होना चाहिए, क्योंकि वो 20% बाकी के 80% कामों को चला रहे होते हैं, ठीक है। ये उसका रूल था। एबीसी एनालिसिस जो है ये भी टाइम मैनेजमेंट की एक टेक्निक है। ए से मुराद है हाईली हाई प्रायोरिटी टास्क, वेरी इंपॉर्टेंट, और उसका सिग्निफिकेंस, उसकी उसका इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंस भी बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में, जैसे मैंने नमाज बताया, ठीक है। प्रायोरिटी भी बहुत बड़ी है वो, इंपॉर्टेंट भी बहुत है, और उसका रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन है। बी है मीडियम इंपॉर्टेंट, मीडियम सिग्निफिकेंस और मीडियम प्रायोरिटी। सी है लो, ठीक है। अब देखें क्या है। Task in A category, those tasks whose value is 65% rely but they only take 15% day time. ये है असल में A कैटेगरी।
आपके दिन का वो 15% लेते हैं। जैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ। नमाज जो है, अगर उसके 15 मिनट हम लगा लेना दिन के, तो 5 नमाजों के बने 75 मिनट। अब टोटल मिनट है एक दिन में 1440, तो 75 मिनट जो है ना, ये 7% बनता है। तो ये डेफिनेटली ए कैटेगरी में है नमाज। 7% आपके दिन का टाइम ले रही है नमाज, और उसकी वैल्यू जो है वो 65% है आपकी जिंदगी में। ठीक है, ये टास्क ए है। टास्क बी वो है कि जिनकी वैल्यू 20% है, और वो 20% ही आपके दिन का वक्त जो है ना टाइम लेते हैं। टास्क सी वो है जिनकी वैल्यू 15% है, सबसे कम है, लेकिन वो 65% आपके दिन का टाइम ले जाएंगे अगर आप करने बैठेंगे। तो अब करना क्या है? टास्क ए शुड बी डन योर सेल्फ, क्योंकि वो सबसे जरूरी है। टास्क बी पार्शली डेलीगेट किए जा सकते हैं, कुछ खुद कुछ दूसरे को कर दिया। टास्क सी जो है ना, वो आपकी प्रोडक्टिविटी को रोकेंगे, क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, वो आप किसी और को डेलीगेट कर दें। आपको मिसाल देता हूँ। एक ऐसा दोस्त जो 4-4 घंटे आपके जाया करता है, ठीक है, यानी आपको कहीं ले जाते हैं और बस कैफे में बैठ गए और बातें चल रही हैं, गॉसिपिंग चल रही हैं, चुगलियां चल रही हैं। अब ये 4 घंटे 24 घंटे में से आपके दिन का जो है अच्छा खासा टाइम ले गया, और उसका रिजल्ट क्या है, उसकी वैल्यू क्या है आपकी लाइफ में? तो वो टास्क सी में आएंगे, बल्कि टास्क सी में भी नहीं आएंगे, टास्क इससे भी निचला कोई कैटेगरी है उसमें आएंगे। इसी तरह आप अपनी जिंदगी में ट्रैक आउट कर सकते हैं कि वो टास्क जो वैल्यू ही कोई नहीं ऐड कर रहे हैं मेरी जिंदगी में, और टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको निकाल दें, उनको एलिमिनेट कर दें, या उनको डेलीगेट कर दें किसी को, ठीक है, या उनको डिले कर दें, बस ठीक है बाद में देखी जाएगी। मिसाल के तौर पे, अब आपको शौक चढ़ता है कि आजकल जो है ना वो एक टीवी सीरीज बड़ी हिट है। अब आपका दिल करता है यार देखते हैं। अब चले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कह देते हैं, मान लेते हैं किसी की बात कि नहीं यार वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा। चले, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मान लेते हैं नॉलेज बढ़ रहा है। तो कितना नॉलेज बढ़ रहा है, यानी दुनिया आखिरत में क्या उसका फायदा खास हो रहा है? 15%। मे भी कुछ दुनियावी नॉलेज बढ़ रहा है, तो 15% उसकी वैल्यू है, लेकिन वो आपके दिन का टाइम कितना ले जाएगा? अगर आप 4-5 घंटे उसे देखेंगे तो 65% तो गया आपका असल टाइम, क्योंकि 9 घंटे तो सोना है बंदे ने, 7-8 घंटे, और तो जो काम करने वाला टाइम है उसमें से तो 65% ले गया। ठीक है, तो इसलिए ये आप समझ जाएं एबीसी एनालिसिस क्या है। ठीक है, तो ये चंद एक चीजें जो है ना वो मैंने आपको बताई। अब हम जो है क्विकली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन की रूटीन पे नजर डालते हैं। और हमने क्या क्या पढ़ा? हमने प्रायोरिटी मैट्रिक्स पढ़ा, आइजनहोवर डिसीजन मैट्रिक्स पढ़ा, एबीसी एनालिसिस ऑफ टाइम पढ़ा। ठीक है, और हमने पेरिटो प्रिंसिपल एक पढ़ा था, प्रोक्रेस्टिनेशन की टेक्निक, कि प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड कैसे करते हैं। वो बड़ी अच्छी टेक्निक है। 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर 25 मिनट काम, फिर 5 मिनट ब्रेक, 4 बार आपने ऐसे करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाई थी सारी टेक्निक। अब हम आते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक 24 घंटे कैसे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हर हर डिपार्टमेंट में हमारे लिए एक बेहतरीन मिसाल है अल्लाह के नबी। चाहे फैमिली लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, स्पिरिचुअल लाइफ हो। तो आइए देखते हैं हमारे नबी का एक दिन कैसा होता था। और ये बहुत रिसर्च बेस्ड बातें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। सबसे पहली चीज ये है, हिकमत की बातें हैं, अब इनको गौर से सुनिएगा। सबसे पहली चीज ये है कि हमें अपनी नबी की रूटीन से समझ लगती है कि हमारे नबी की रूटीन में मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट था। मिनिमलिज्म क्या होता है? मिनिमलिज्म जो है कहते हैं हैविंग फ्यूअर थिंग्स। और ये आपको पता है आज के सक्सेसफुल लोग जो है ना वो मिनिमलिज्म के कायल हैं। आपने कभी गौर किया है तस्वीर में कि जब भी आपने मार्क जुकरबर्ग हो गया, फेसबुक का सीईओ, मेटा का सीईओ, या स्टीव जॉब्स की पुरानी तस्वीर आपने देखी है, एप्पल और आईफोन वाला जो स्टीव जॉब्स था, तो ज्यादातर आपको ना ग्रे शर्ट ब्लू पैंट बस, या ब्लैक शर्ट ब्लू पैंट। आपको इवन वो पार्टीज में भी इस लिबास में नजर आएंगे, आपको वो टेड टॉक्स में भी इस लिबास में नजर आएंगे। ऐसा लगता है कि ऐसे उनके पास है ही नहीं कपड़े, लेकिन ये बात नहीं है।
वो वेस्ट नहीं करते टाइम, ये पहनना है ये पहनना है, बस साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं। हैविंग सेड इट, इंसान को शौक है तो अच्छे कपड़े पहने, बिल्कुल पहने, अच्छा दिखे, लेकिन देखिए कम चीजें रखे। अगर आपके पास जो है ना वो 20 जूते हैं, और आपके पास जो है ना वो 100 कपड़े लटके हुए अलमारी में, तो आप तो रोजाना ये सोच रहे होंगे क्या पहनना है क्या करना है, आपका आधा दिमाग तो वहां लग रहा होगा। तो देखिए हमारे नबी जो है ना उनके पास कम चीजें होती थी, कम चीजों से टाइम बहुत सेव होता है। तो मिनिमलिज्म साबित है हमारे नबी की रूटीन से। कम बर्तन, कम चीजें घर में, ठीक है ना। आजकल आप देखा ना फर्नीचर बड़ा डेलिकेट होता जा रहा है, स्मार्ट फर्नीचर, स्मार्ट चीजें। और ये चाइनीज और जापानीज कल्चर भी है मिनिमलिज्म। अगर आपने कभी गौर किया है, वो गद्दा बिछा के जमीन पे ही सोते हैं, पतला सा गद्दा, और बड़ी कम चीजें होती हैं उनके, अगर आप पुराने घर देखें उसमें, ठीक है। तो बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब रूटीन हम देखते हैं तो पहली चीज तो ना मिनिमलिज्म है। उसके बाद दूसरी चीज जो है ना वो, अब देखिए मैं आपको एक हिकमत की बात बताता हूँ। अब जिस बंदे के पास 100 कपड़ा है, तो उसका टाइम उनको धोने में भी बड़ा जाया होगा, इस्त्री करने में बड़ा जाया होगा। तो वो तो वैसे ही बेचारे से टाइम नहीं मैनेज होना, ठीक है, क्योंकि वो उनकी सारी तवज्जो जो है ना मटेरियल चीजों को मैनेज करने में लग रही है। तो इसमें बड़ी हिकमत है कम चीजें रखने में, ठीक है। अब दूसरी बात, नबी वसल्लम की जब रूटीन देखते हैं तो हमें तीन जो है ना वो मेन पार्ट्स नजर आते हैं उनकी रूटीन के। नबी वसल्लम का जो दिन था वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में जाता था, फैमिली अफेयर्स में जाता था, और पर्सनल टाइम और सोशल अफेयर्स में जाता था, ठीक है। तो हमारे भी जो दिन है ना उसमें ये तीन, ये बैलेंस होना चाहिए। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फैमिली, और पर्सनल में एक्सरसाइज हो सकती है, गेम हो सकती है, फुटबॉल हो सकता है, वट जो भी किसी का दिल करता है, और सोशल अफेयर, मिलना मिलाना हो सकता है, दोस्तों में बैठना हो सकता है। ये तीन जो डोमेन्स है ना, ये नबवी जिंदगी से साबित होती है। नबी वसल्लम जो है उनका मॉर्निंग रूटीन बड़ी ज़बरदस्त है। ईशा के बाद सो जाते थे। आई नो आजकल ये अचीव करना बड़ा मुश्किल है, अल्लाह तौफीक दे। लेकिन ये कि मैं आपके सामने उनकी रूटीन रखता हूँ। नबी वसल्लम ईशा के बाद सो जाते थे, और 4-5 घंटे की नींद होती थी। और उसके बाद ज़ाहिर है दुआ की, अज़कार हैं सोने से पहले के, सूरह मुल्क, सूरह सजदा पढ़ते थे। इसकी आदत बना लें। नाइटमेयर्स कई लोगों को आते हैं, तो वो उनको जब ये कहा गया कि ये अज़कार करके सूरह मुल्क, सूरह सजदा पढ़ो, तो ठीक हो गई उनकी नींद भी, और नाइटमेयर्स भी बंद हो गए। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 बार बिस्तर झाड़ते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ते थे, ठीक है। ये सारे मैनर्स आपको आने चाहिए। और आपको पता है साइंटिफिक रिसर्च है कि 10 बजे से 4 बजे का टाइम जो है ना, ये बेहतरीन टाइम है बॉडी के लिए सोने के लिए। ये जो 6 घंटे हैं एक्चुअली 12 घंटे के बराबर है। और आपको पता है कि वर्स्ट टाइम टू स्लीप इज 6 AM टू 12 PM। सबसे बदतरीन टाइम बॉडी के लिए सोने के लिए है सुबह 6 से लेके दोपहर तक। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है क़यामुल लैल के लिए उठते थे, और ये इन्हें एनर्जी और फोकस देता था क़यामुल लैल। और जाहिर है क़याम से बड़ी एनर्जी आती है अगर बंदा 4-5 घंटे नींद लेकर उठा है। उसके बाद वो मस्जिद तशरीफ ले जाते थे, फजर अदा करते थे। फजर की नमाज के बाद जिक्र करते थे, और सहाबा के साथ बैठकर कुछ डिस्कशन करते थे, या कोई लेक्चर या छोटा सा कोई रिमाइंडर होता था। और दिन का आगाज आप देखिए क़याम से हुआ है। और क़याम में उन्होंने मी टाइम, अल्लाह से बातें, थोड़ा सा अपने पर्सनल अफेयर्स के बारे में सोचना बैठ कर, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त दिन का आगाज है। और आप आज के सीईओज की रूटीन देखें ना, सुबह सुबह उठ जाते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद बैठ के ज़रा गौर व फिक्र करते हैं। हमारी रूटीन क्या है? हम मरे मरे उठते हैं सुबह फजर पे, बड़ी मुश्किल से फजर पढ़ने जाते हैं, या घर में पढ़ लेते हैं। उसके बाद नींद चढ़ी होती है आंखों पे, सो जाते हैं, और उसके बाद उठते हैं तो मोबाइल पे लग जाते हैं। तो इसीलिए तो हम खुश नहीं है, ठीक है, सीधी सी बात है। तो द टाइम आफ्टर फजर टिल 10 AM इज द बेस्ट, इज द टाइम ऑफ बरका फ्रॉम अल्लाह। और ये बड़े प्रोडक्टिव आवर्स हैं। ये जो 6 AM टू 10 AM का टाइम स्लॉट है ना, ये बरकत वाला टाइम है सुबह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। और मैंने ये बरकत फील की हुई है। मैं एक्चुअली किसी दौर में इस टाइम में बड़ा मैंने काम किया, अपनी वर्कशॉप्स डिज़ाइन की, अपने लेक्चर्स, आजकल नहीं लेकिन किसी वक्त में, आज से 2-3 साल पहले। और मैंने इस टाइम की बरकत फील की हुई है। ये हॉर्स पावर घंटे हैं, ये 4 घंटों में आप 40 घंटे का काम कर सकते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ।
आपका सिरकेडियन रिदम एक चीज होती है, CIRCADIAN रिदम। इसको सर्च करें कभी गूगल में। सिरकेडियन रिदम होता है बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक। इस टाइम पे वो आपके हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं नेचुरली। और अगर आप सोए हुए हैं तो वो सारे केमिकल्स वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो बहरहाल कभी जिंदगी में इंसान को इन आवर्स में ट्राई जरूर करना चाहिए। इन आवर्स की बरकत फील करनी चाहिए। उसके बाद जो है, हम आगे चलें तो थोड़ा समय आगे कर रहा हूँ ताकि जो है वो आ, बात जी आगे चले। टाइम थोड़ा शॉर्ट है। हाँ जी, तो स्टार्ट ऑफ डे हमने देखा नबी वसल्लम की रूटीन का, कि नबी वसल्लम की जो रूटीन है रात को सो जाना, और थर्ड फोर्थ पार्ट ऑफ नाइट में तहज्जुद में उठना, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल की बात करें तो आजकल जैसे जो है ना फजर का टाइम दाखिल हो रहा है तकरीबन 3:45 पे गालिबन, तो दाखिल हो रहा है, ठीक है। जमात तो 4, 4:15 हो रही, कुछ मसाजिद में, कुछ में 4:40 पे हो रही है। तो एनीवे, तो जैसे आजकल 3:45 पे फजर का टाइम दाखिल हो जाता है लाहौर की अगर बात करूं, तो इसका मतलब ये है कि जो बेस्ट टाइम है तहज्जुद का वो 2:30 बजे है, 2:30 से 2:45 कह सकते हैं। ये बेस्ट टाइम होगा तहज्जुद का, ठीक है आजकल। तो देखिए अब इसमें पूरी एक साइंस है कि अल्लाह के नबी वसल्लम जब उठते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अहयाना बाद मा मातना व इलैहि नुशूर, अल्लाह के शुक्र से दिन का आगाज करते थे। उसके बाद वो उठते मिसवाक करते थे, कुल्ली करते थे, मिसवाक करते थे। मिसवाक उन्होंने तकिए के बिल्कुल साथ रखी हुई थी। तो वो तहारत से अपने आप को पाक करने से दिन का आगाज करते थे, ठीक है। और फिर उनका मी टाइम होता था। देखिए आज का इंसान डिप्रेस्ड क्यों है? क्योंकि उसका मी टाइम जीरो है ही नहीं। आज गाड़ी चलाते हैं मोबाइल यूज हो रहा है, मस्जिद जाते हुए मोबाइल यूज हो रहा है, वॉक करते हुए मोबाइल यूज हो रहा है, मस्जिद में सलाम फेरते ही मोबाइल यूज हो रहा है, मुसल्ले पे सलाम फेरते ही मोबाइल यूज हो रहा है। वेयर इज द मी टाइम? है ही नहीं। उम्रा करने जाए वहां मोबाइल है, वहां पे वीडियोस हो रही हैं, वहां पे वीडियो कॉल्स हो रही हैं, काबा की तस्वीर खींची जा रही हैं, रिश्तेदारों को दुआएं भेजी जा रही हैं। यानी एक बंदे का मी टाइम है ही नहीं आज के दौर में। मी टाइम होता है एक बंदा बिल्कुल तन्हा है और कुछ भी नहीं कर रहा सिवाय अल्लाह ताला के साथ गुफ्तगू, कन्वर्सेशन, या कुछ सोच रहा है, बैठ के तफक्कुर और तदब्बुर कर रहा है। तो ये मोबाइल ने हमारा बहुत काम खराब किया है, ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मी टाइम है वो ये हुआ करता था, क्यामुल लैल। उसमें एनर्जी है उस टाइम में। आपको पता है एक हदीस के मुताबिक, उस हदीस का रेफरेंस नेक्स्ट क्लास में दे दूंगा, गालिबन तिरमिजी की हदीस है, सही हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये साबित है, अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि क्यामुल लैल में बीमारियों का इलाज है, ठीक है। ये बड़ी इसमें हिकमत है इसके पीछे। तो अल्लाह हमें तौफीक दे क्याम करने की, और इंशाल्लाह ताला तहज्जुद में उठने की, और ज़रा मी टाइम कैच करने की। तो ये आइडियल रूटीन है। अभी यहाँ तक ही हम कर सकेंगे क्योंकि 9 बजे जो है वो जमात का टाइम है। तो अभी हम कुछ वक्त Q&A को दे देते हैं, और थोड़ी सी रिवीजन भी अगर मैं आपको कराऊं तो देखिए, हाँ मेन पॉइंट, अभी तक के जो हमने रूटीन देखी, सुबह के बस आवर्स देखे हैं नबी वसल्लम के, ठीक है। यानी 7-8 बजे तक नबी वसल्लम उठे, क्या अल्लाह का शुक्र किया, मिसवाक की, सफाई की अपनी, उसके बाद क्याम किया। क्याम में प्योर मी टाइम है, अल्लाह से दुआएं, तिलावत कुरान, स्पिरिचुअल एनर्जी, थोड़ा बैठ के गौर व फिक्र, दुआएं की। उसके बाद जो है फजर की नमाज है। उसके बाद फजर के बाद एक रिमाइंडर से अपने दिन का आगाज, यानी सहाबा को कोई रिमाइंडर, या कभी कभी ख्वाब भी पूछा करते थे सहाबा के कि अपने ख्वाब बताओ मुझे। सहाबा ख्वाब बयान करते थे तो फिर उनको बताते थे कि क्या इसकी ताबीर है। तो एक चिट चैट भी, और ये कि एक हल्की फुल्की हल्का फुल्का रिमाइंडर, उससे क्या होता है कि आपको उस दिन को गुजारने की मोटिवेशन मिलती है। आज कल हम क्यों डिप्रेस्ड और मरे मरे हैं? क्योंकि सुबह आगाज ही हमारा जो है ना वो नहुसत से है, टू बी ऑनेस्ट। एक बंदा अगर फजर की नमाज नहीं पढ़ रहा ना, तो आपको पता है शैतान पेशाब करता है कान में, वो नहुसत है। फिर जो है ना शैतान गिरा बांधता है, 3 गिरा बांधता है, आपको पता है हदीस की रोशनी में। तो अगर तो स्टार्ट ही नहुसत से है तो डिप्रेशन और एंग्जाइटी तारी होगी ना, कि नहुसत से यही चीजें आती हैं।
तो हमारे नबी देखिए कितना मोटिवेटेड होते थे दिन में, क्योंकि वो आगाज कैसे कर रहे हैं दिन का। इट्स ऑल अबाउट द स्टार्ट। आपका स्टार्ट कैसा है दिन का। कुरान की तिलावत आपने की है सुबह फजर के वक्त, कितना मतलब मजा आता है, कितनी एनर्जी मिलती है उस टाइम पे। और आप अगर तर्जमे से 3-4 आयात पढ़ लेते हैं तो सोचिए आपको कितना बड़ा रिमाइंडर मिल जाता है। ये जो बड़े बड़े सीईओज हैं, ये सुबह उठ के कॉफी पीते हैं, टेस्टोस्टेरोन शॉट लेते हैं, पुशअप्स निकालते हैं, योगा करते हैं। उसके बाद ये कोई किताब पढ़ते हैं जिससे इनको कोई मोटिवेशन मिलती है, या ऐसे कोट्स पढ़ते हैं सुबह उठते ही जिससे इनका दिमाग फ्रेश होता है। सुभान अल्लाह, कुरान से बड़ी मोटिवेशनल किताब क्या है, ठीक है। तो नबी समझे ना, वो शुक्र गुजारी से और रिमाइंडर से दिन का आगाज करते थे। जो चीज उन्हें ड्राइव देती थी और पर्पस देती थी उस दिन, कि वो अपना बेस्ट वर्जन गुजारें हमारे नबी। ये है मेन पॉइंट अभी तक की बात का। और एक और बड़ी खूबसूरत बात है, हमारे नबी इजी गोइंग थे। जो इंसान दूसरों के लिए आसानी पैदा करता है, अल्लाह उसके लिए आसानी पैदा करता है। हमारे नबी घर आते थे, तशरीफ लाते थे। हज़रत आयशा कहती हैं कि पूछते थे, और बाकी वाइफ्स का भी यही बयान है, कि पूछते थे कि आज कुछ खाने को है, नाश्ता है। अगर होता था खा लेते थे, अगर नहीं होता था मैसर तो कहते थे आज मैं रोजे से हूं। यानी इतनी इजी गोइंग। तो देखिए, इंसान को जरा इजी गोइंग होना चाहिए। इंसान दुनिया में खाने पीने तो नहीं आया ना। कुछ लोगों का जिंदगी का मकसद ही खाना पीना है। तो खाना पीना तो मकसद नहीं है जिंदगी का। जिंदगी का तो मकसद कुछ और है। मिल जाए तो मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात है। कुछ लोग जो है वो आसमान सर पे उठा लेते हैं अगर नाश्ता ना मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हल्का फुल्का हो, अच्छा हो, ऑर्गेनिक नाश्ता हो। तो हमारे नबी जो है ना इजी गोइंग थे, और चीज़ों को सर पे सवार नहीं करना चाहिए। तो ये हमें नबी वसल्लम की जो ना आगाज, दिन का आगाज इस तरह से मिल रहा है। तो इंशाल्लाह यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। और 2.5 मिनट हैं, कोई सवाल है तो कर लें। और फिर 9 बजे ईशा की जमात है, मैं मस्जिद के बल्कि बाहर बस अ, जा रहा हूँ जी। जजाकल्लाह। सर एक आपकी आवाज़ कट रही है। सर मेरी आवाज़ जा रही है? जी अब आ रही है, सर बताइए। मैं ये पूछ रही थी कि मैं तहज्जुद में उठने के लिए बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने जब से होश संभाला, अगर मैं कहूँ, इस वक्त मेरी 21 साल उम्र है, तकरीबन आप कह लें 7-8 सालों से। तो सर मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ, अल्लाह का शुक्र है नमाज की पाबंदी है, मगर सर तहज्जुद की पाबंदी उस तरह से हो नहीं पा रही है। मतलब बीच में होता था ऐसा, मैं बिल्कुल पाबंदी से उठ जाती थी, अलार्म से उठ जाती थी, मगर सर कोई ऐसी कुछ कोई हैबिट ऐसी है जिससे मैं बिल्कुल बिला नागा उठूं और ये चीज़ मिस ना हो। बीच में मिस हो जाती है और लंबे अरसे तक मिस स्मार्ट रहती है। गोल्स बनाइए, तो सर टाइम उसकी थोड़ा शॉर्ट है इसलिए ज़रा आपकी बात सॉरी काट रहा हूँ। स्मार्ट गोल्स बनाइए जो मैंने आपको सिखाए हैं, अगर आप पिछली क्लासों में थी, ठीक है। स्मार्ट गोल्स, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। कुछ लोग अनरियलिस्टिक गोल बनाते हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं डेली तहज्जुद पढ़नी है। तो ये अनरियलिस्टिक गोल है। आज के इंसान के लिए बहुत मुश्किल है डेली तहज्जुद पढ़ना, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, हम लेट सोते हैं, ठीक है। तो तहज्जुद के लिए एनर्जी चाहिए। लेट्स बी रियलिस्टिक। अगर एक बंदा जो है ना वो रात 1 बजे सो रहा है तो वो कैसे उठेगा पौने 3 बजे तहज्जुद के लिए। या एक बंदा 12 बजे सो रहा है तो वो कैसे उठेगा। अगर उठेगा भी तो वो बहुत ज्यादा एक बोझ के साथ उठेगा। तो तहज्जुद उसके लिए एक मेंटल बर्डन है, ना कि सुकून। तहज्जुद जो है एक मेंटल बर्डन है उसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए रियलिस्टिकली जल्दी सोना चाहिए। और जो है वो उसको क्या करना चाहिए कि रियलिस्टिक गोल बनाए कि हफ्ते में एक बार पढ़ लो, ठीक है। हफ्ते में एक बार से स्टार्ट करते हैं। और चलो 2 रकात से स्टार्ट करते हैं, और 2 रकात पढ़ के जो ना वो मुसल्ले पे बैठ के गौर व फिक्र करते हैं। तो स्मार्ट गोल्स बनाने चाहिए। अगर आपने पिछली क्लासें अटेंड की तो मैंने स्मार्ट गोल्स की तारीफ बयान की थी, और बताया था स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं, ठीक है। जी सर, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।